नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर अब सारी तस्वीरें छट चुकी हैं और जिसको लेकर जहां टिकटों को लेकर आम जन में कि किस पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा, तमाम बातों पर अब सारे बादल छट चुके हैं। तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। नामांकन की आज आखिरी तिथि थी और उसी में सभी ने अपने नामांकन भी दाखिल कर दिए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी से अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त को फिर से यहां पर मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ यदि कांग्रेस की बात की जाए तो नया चेहरा यहां पर युवा चेहरा सामने आया है, इंदुराज नरवाल, जो कि अटकलें लगाई जा रही थी हरियाणा और बड़ौदा उपचुनाव में लगातार हरियाणा की जनता की यही थी कि बीजेपी से कांग्रेस में जाने के बाद जहां डॉक्टर कपूर नरवाल को यहां टिकट दी जानी है, तो उसके बाद इंदुराज नरवाल का नाम सामने आने से कहीं ना कहीं जो समीकरण हैं वो भी बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तो साथ के साथ इनेलो ने जोगेंद्र मलिक पर अपना दाव खेला है और राजकुमार सैनी द्वारा भी अपना नामांकन भरा गया है। और यदि बात की जाए कपूर नरवाल, जो कि बड़ौदा उपचुनाव का टर्निंग पॉइंट बना हुआ था, उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ये बेहद ही दिलचस्प चुनाव होने वाला है। किसी की साख का सवाल है तो कोई इसे उपलब्धि में बदलना चाहता है। और साथ के साथ 19 तारीख को नामांकन उठाने की जो तिथि रखी गई है उस पर भी सारी जो स्थितियां अभी अटकलें बनी हुई हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। बहरहाल अब उपचुनाव को लेकर जो चर्चाएं हैं वो गर्म हो चुकी हैं। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक तौर पर हमारे साथ पहुंचे हैं। यहाँ स्टूडियो में प्राण रत्नाकर जी, आपका स्वागत है। बड़ौदा उपचुनाव की सरगर्मियां और अब जो कैंडिडेट यहाँ पर पार्टियों ने जो नामांकन दाखिल कराया है, प्रत्याशी घोषित किए हैं, क्या लगता है अब जो समीकरण है भाजपा की तरफ आते नजर आ रहे हैं? जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस की तरफ से जो मजबूत कैंडिडेट के तौर पर उतारा जा सकता है डॉक्टर कपूर नरवाल, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भर चुके हैं। बलराज कुंडू समर्थन देने के लिए वहां पहुंचे हैं और इंदुराज, जो कि जिला परिषद के मेंबर रहे हैं, उसको कांग्रेस ने दाव खेला है। क्या लगता है, हुड्डा का गढ़ है, बीजेपी उपलब्धि यहाँ पर पाना चाहती है, इसमें आपकी क्या किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को? धन्यवाद जितेंद्र। सबसे पहले तो मैं सिटी तहलका का और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने मुझे अवसर दिया। जितेंद्र जी, अभी क्योंकि नामांकन वापस लेने की तारीख अभी शेष है, इसलिए अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कपूर सिंह नरवाल अंतिम समय तक चुनाव मैदान में डटे रहेंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी अभी दबाव आ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी संभव है कि वो उनका समर्थन वापस हो सकता है, क्योंकि वे मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी से ही वे संबंध रखते हैं। और हाल ही में उन्होंने 2 दिन पहले ही उन्होंने झंडा बदला था। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। संभव है कि वो फिर से भाजपा में आ जाएं। और ये अभी राजकुमार सैनी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अभी उनका भी कोई उम्मीदवार अभी सामने नहीं आ पाया है, तो इसलिए कहना मुश्किल है जब तक नामांकन की तारीख फिक्स ना हो जाए। और अभी ये भी कहना मुश्किल है कि कांग्रेस का जो उम्मीदवार है इंदुराज नरवाल, वो अंतिम समय तक कांग्रेस का वो उम्मीदवार रहेंगे। हो सकता है कि वो बदल जाए। लेकिन तौर पर हम आपको बता दें कि कपूर नरवाल आज, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी में दोबारा नामांकन वापस लेकर के यहाँ समर्थन में उतर सकते हैं, लेकिन वहीं इनेलो भी दावा कर रही है। अभय सिंह चौटाला का अभी हाल ही में बयान आया है कि जहां उनका वो पुराना साथी रहा है श्री कृष्ण हुड्डा की जो है अवध में इनेलो से वो 2 बार उनकी विपक्ष में जो है वो चुनाव लड़ चुके हैं और चुनाव लड़ने के बाद मजबूती से चुनाव लड़ा है। तो वो कह रहे हैं कि हम भी उससे बातचीत करेंगे। 2 बार इनेलो से चुनाव लड़ चुके हैं, अच्छे वहां पर उन्होंने मत हासिल किए थे, हालांकि वो हार गए थे दोनों बार। 2009 की बात की जाए, 14 की बात की जाए, तो इस तरह से क्या लगता है कि अब इनेलो भी अपने जो प्रयास कर रही है कि उनसे बातचीत की जाए। अभय का जो बयान आया है
तो ऐसे में आप बीजेपी की तरफ कह रहे हैं कि उन्होंने अभी हाल ही में झंडा छोड़ा था, तो ये तो स्पष्ट हो जाता है कि वो तमाम पार्टियों में रह चुके हैं और राजनीतिक जो उछाल और जहां ऊपर नीचे की जो दबाव की स्थिति है उससे वो कहीं ना कहीं अभी झेल पा रहे हैं। देखिए, ये सच है कि वो इनेलो से भाजपा में आए थे, लेकिन कपूर सिंह नरवाल के सामने जब दो रास्ते होंगे कि वो भाजपा में वापसी करें या इनेलो में वापस जाएं या कांग्रेस का समर्थन करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि वे अगर वापसी करेंगे तो भाजपा में करेंगे, क्योंकि इनेलो में वापसी करने का कोई राजनीतिक औचित्य उनके सामने नहीं है। जबकि भाजपा का उनको पता है कि भाजपा एक राज वाली पार्टी है और कांग्रेस में वो इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि 2 दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी और इस उम्मीद में कि मुझे टिकट मिलेगी, उन्हें कमिटमेंट भी हो गया था। लेकिन एंड टाइम पर जैसा कि आप जानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो कांग्रेस में पोजीशन कमज़ोर हुई है केंद्रीय स्तर पर, और वहाँ पर शैलजा ने जो अपना प्रभुत्व जमाया है कांग्रेस पार्टी में और वो स्पष्ट भी हो रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं लगेगा उसको, क्योंकि उनका पैरवीकार कपूर सिंह नरवाल का कांग्रेस में कोई पैरवीकार है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और जब वो ये देखेंगे कि खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमज़ोर हो गए तो मुझे लगता नहीं कि वो कांग्रेस में वापस जाएंगे। इसलिए बहुत संभावना है कि अगर चुनाव नहीं लड़े तो भाजपा में ही वे जा सकते हैं। भाजपा में वो जा सकते हैं, प्राण जी कह रहे हैं। लेकिन जो माथापच्ची जहां केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस की है तो वहां पर सबसे लास्ट में इसको घोषित किया गया है। लगातार बहस लगातार चल रही थी और कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि कपूर सिंह नरवाल की हुड्डा पैरवी कर रहे हैं और अंत में जैसे कि आप इंदुराज नरवाल का नाम घोषित होता है तो नामांकन के लिए भी जो है सबसे लास्ट में उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। तो ऐसे में ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी की जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं साफ होता नजर आ रहा है। क्या लगता है आपको कि अब दूसरी तरफ 3 जाट चेहरे सामने आए हैं इनेलो से और जो है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर कपूर नरवाल और इंदुराज कांग्रेस से, तो क्या लगता है बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा और जो है वोट जो ध्रुवीकरण होना है उसको लेकर के किस तरह की आपको स्थिति नजर आ रही है? देखिए, अभी तो जब तक ये नामांकन की तिथि तक कोई नाम वापस फाइनल ना हो जाए तब तक तो वैसे अभी कोई आकलन नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो अभी तक की जो बिसात है राजनीति की उसके मद्देनज़र यदि हम देखें तो जो आपके कांग्रेस का जो कैंडिडेट है इंदुराज भालू या नरवाल कह लें, तो रिंढाना गांव से वे आते हैं। और इसके अलावा जो कपूर सिंह नरवाल अगर चुनाव लड़ने का अंतिम समय तक फैसला अपना कायम रखते हैं तो कल को नरवाल गोत्र का जो जाट वोटर है वो उनके ऊपर ये कह सकता है कपूर सिंह नरवाल को कि जब नरवाल गोत्र का पहले से इंदुराज नरवाल को उम्मीदवार है कांग्रेस का तो आपको वोट हम किस लिए दें। संभव है ये चीज़ें भी वहाँ पर आए देखने में। हालांकि इस बात की संभावना कम है क्योंकि कपूर सिंह नरवाल का व्यक्तिगत रूप से अपना बड़ा रसूख है और उनके पिता क्योंकि डॉक्टर भी रहे हैं और काफ़ी समय से कपूर सिंह नरवाल राजनीति में सक्रिय रहे बड़ौदा की। तो मुझे लगता है कि अगर नरवाल गोत्र का उनके ऊपर कोई दबाव नहीं आया तो और वे बराबर चुनाव में खड़े रहे मुकाबले में तो निश्चित रूप से वोट तो डिवाइड होने की संभावना है ही। नरवाल गोत्र की तो संभावना है। जहाँ तक बात आती है इनेलो का जो कैंडिडेट है जोगेंद्र मलिक बहुत ही एक नूरन खेड़ी के पास एक गांव है और वहाँ से ये आते हैं और पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसमें ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया था। और क्योंकि जिस गांव से योगेश्वर दत्त पहलवान भाजपा की टिकट लेके आए हैं भैंसवाल कला एक बहुत बड़ा गांव है और मलिकों का एक बड़ा प्रभावी एक गांव माना जाता है मलिक गोत्र का। और क्योंकि जब भैंसवाल पिछले चुनाव में भी योगेश्वर दत्त को पूरे गांव ने समर्थन दिया था और अभी भी यही संभावना है कि वो गांव पूरा का पूरा गांव योगेश्वर दत्त के साथ ही जाने वाला है। और निश्चित रूप से जब वो योगेश्वर दत्त के साथ रहेंगे तो वो मलिकों के गांव में भी जाकर यही कहेंगे भाई गांव का बच्चा है आप सारे समर्थन दो। तो ऐसे में जहां आपने बताई कि भैंसवाल से वो संबंध रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी हैं, पहलवानों को लेकर उन्होंने
टिकट से पहले तमाम पहलवानों को लेकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी कि कहीं ना कहीं जो ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि गठबंधन यहाँ चुनाव लड़ रहा है और गठबंधन के चुनाव लड़ने पर कहीं ना कहीं जो टिकट है वो जेजेपी के जो कैंडिडेट जो है उसमें घोषित कर सकते हैं। हालांकि ये बात स्पष्ट तौर पर थी कि वो कमल के निशान पर ही लड़ा जाएगा। तो ऐसे में आपने बताया कि भैंसवाल बड़ा गांव है, ऐसे में कथूरा गांव भी बहुत बड़ा गांव है और जिसको लेकर के आज नामांकन दाखिल हुआ। आपने बताया कि नरवाल 2 यहाँ पर उतरे हैं क्योंकि जात पात की राजनीति कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर खास तौर पर हावी होती नजर आती है इलेक्शन के दौरान। तो इसमें कहीं ना कहीं जैसे कि ब्राह्मण वोट है उसको साधने की कहीं ना कहीं, क्योंकि 3 कृषि बिल आने के बाद जैसे कि किसानों में रोष दिखाई दे रहा था, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लग रहा था कि आप कहीं ना कहीं जाट को यदि उतारते हैं, जहां नाराजगी यहां पर देखी जा रही है क्योंकि नेता जा रहे थे तो विरोध भी वहां पर देखने को मिल रहा था। तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण वोट, क्योंकि दूसरे नंबर पर बड़ौदा हल्के में माना जाता है कि ब्राह्मण वोट है, तो ज़्यादा जाट वोट को लेकर के ये भी ना खिसक जाए, तो इसलिए यह फैसला लिया गया। क्या कहते हैं? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है योगेश्वर दत्त जी, हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब भी कोई राजनीतिक दल टिकटों का फैसला करता है तो उसमें जातीय समीकरण भी हावी रहते हैं और वो विचार में भी आते हैं। लेकिन जहाँ तक योगेश्वर दत्त की हम बात करें, पिछले विधानसभा चुनाव में भी योगेश्वर दत्त को जो टिकट मिला था केवल इस ब्राह्मण की कसौटी पे वो टिकट मिला था, ऐसा नहीं देखने में आया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान थे, एक नेशनल बल्कि इंटरनेशनल एक वो सेलिब्रिटी थे योगेश्वर दत्त। और क्योंकि स्पोर्ट्स के जो काफ़ी लोगों को उन्होंने मौका भी दिया, जैसे पिछले चुनाव में बबीता फोगाट को भी मौका दिया था, इसी प्रकार से योगेश्वर दत्त को भी, ताकि जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो इस खेल क्षेत्र के लोग हैं, वो भाजपा के साथ जुड़ेंगे। तो उस दृष्टि से भी हम देखें तो बेशक योगेश्वर दत्त चुनाव हार गए थे पिछला, लेकिन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन उन्होंने दिखाया था। तो मुझे लगता नहीं कि कोई जातीय समीकरण के आधार पर कोई इस तरह का फैसला हुआ हो। हालांकि जातीय समीकरण अपने आप में वहाँ पर वैल्यू रखते हैं, महत्व रखते हैं। तो ये नहीं लगता कि जो लगातार अब प्रयास किए जा रहे थे, कृषि जो बिल अब कानून की शक्ल ले चुके हैं और इसके बाद अब इस तरह का कहीं ना कहीं खामियाजा बीजेपी को यहाँ भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लगातार यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जो नेताओं का गांव में आने के बाद इस तरह से कहीं ना कहीं नाराज़गी जाहिर देखने को मिल रही है। तो इस पर बीजेपी का कितना जो है यहाँ पर नुकसान देखने को मिल सकता है, या फिर इसको आप प्रोपेगेंडे के तौर पर ही देख सकते हैं कि जहाँ बीजेपी अक्सर ये कहती है कि यह कांग्रेस की चाल है? देखिए, जहाँ तक नाराज़गी की बात है, चाहे वो किसी भी विषय की, किसी भी एजेंडे की नाराज़गी है, नाराज़गी का अपना एक असर होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव जितेंद्र जी गर्मी पकड़ता है तो वहाँ पर बड़े मुद्दे गौण हो जाते हैं और छोटे मुद्दे वहाँ पर हावी हो जाते हैं। मसलन जैसे जैसे चुनाव ये गांव की गलियों में आएगा, गांव के हुक्के पर आएगा, चौपाड़ में आएगा, तो वहाँ पर लोकल इशू आ जाएंगे। वहाँ पर और बहुत सारी बातें हैं, समीकरण है, वहाँ पर बहुत सारे दबाव हैं, सत्ता के अपने सत्ताधारी दल के जो वहाँ पर मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, और अभी हाल ही में काफ़ी विकास कार्यों का भी उन्होंने भाजपा ने प्रयास किया है। वो सारे मुद्दे इन चुनावों में असर करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो एक बात और स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है, कल जो है बीजेपी ने स्टार प्रचारकों को लेकर के अपनी जो है लिस्ट जारी की है। यहाँ पर चुनाव आयोग में भी है जो उन्होंने लिख करके भेजा है, 33 नाम उन्होंने भेजे हैं, लेकिन उसमें रणजीत सिंह चौटाला का नाम सामने आया है। तो क्या लगता है कि भाजपा जहां एक तरफ अपने पार्टी के नेताओं के ही जो इसमें दे सकते हैं स्टार प्रचारक के तौर पर, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीत करके आए हैं, उसका नाम या गलती से लिया गया है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो रणजीत सिंह चौटाला है जी, वो चौधरी देवीलाल के समय में कृषि मंत्री रहे हैं जी, और चौधरी देवीलाल के बेटे भी हैं, और वे बहुत ही एक सॉफ्ट एक फेस माने जाते हैं राजनीति के। कांग्रेस में थे तब भी उनका बड़ा आदर मान था कांग्रेस में, और आज वे चाहे भले ही निर्दलीय हैं
लेकिन मुख्यमंत्री के बहुत ही चहेते वे मंत्री माने जाते हैं, क्योंकि प्रशासनिक पकड़ के आधार पर या उनका जो क्षेत्र में अपना निजी एक व्यक्तिगत जो एक दबदबा है उसके आधार पर कह लीजिए, एक चौधरी रंजीत सिंह का एक अपना एक मुकाम है। तो मुझे लगता है कि उनकी एक नेक जो छवि है या उनका जो पृष्ठभूमि है चौधरी देवीलाल के पुत्र होने की, तो उसका फ़ायदा उनको मिला है। प्रोटोकॉल की बात की जाए कि जहां स्टार प्रचारक में भाजपा नेता ही शुमार हो सकते हैं, बड़ी पार्टी है देश की, तो ऐसे में बाहर से जो है आज़ाद उम्मीदवार जीत करके आए हैं उसको लेके आना, ये मेरा सवाल था। सवाल ये नहीं था कि उसका जो है पकड़ अच्छी है, देवीलाल परिवार से हैं, जहां जेजेपी भी जो है मिलकर के चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ आईएनएलडी भी चुनाव मैदान में है, तो उसको लेकर के उनको यहाँ पर उतारा गया है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी के पास यहाँ पर बीजेपी के ही स्टार प्रचारक होने चाहिए थे या फिर इसको गलती से लिया गया है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बड़े विचारक हैं और अच्छी तरह से उन्होंने देखा होगा। और मुझे तो चौधरी रंजीत सिंह के बारे में व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूँ तो वो एक अच्छे इंसान हैं और एक क्योंकि वो एक बिजली का महकमा भी देख रहे हैं और बिजली के महकमे को भी उन्होंने बड़े अच्छी तरह से नेतृत्व किया है, संचालन कर रहे हैं वो। तो एक योग्यता के आधार पर मुझे लगता है उनका चयन हुआ है। तो इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और समझी भी नहीं जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो यहाँ पर इंदुराज नरवाल को यहाँ पर उतारा गया है, नया चेहरा, जिला परिषद का वो मेंबर रहे हैं, बड़ी जहाँ एक तरफ जो हुड्डा की साख का सवाल यहाँ पर माना जा रहा है कि बताया जा रहा है कि बड़ौदा उपचुनाव गढ़ है, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के जहाँ अक्सर ये बात चलती भी रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अक्सर बयान भी आते थे कि मेरा एक घर जो है यहाँ पर किलोई, दूसरी यहाँ बड़ौदा उपचुनाव। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के कैंडिडेट जो चयन किया गया है, इसमें क्या लगता है कि यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डिनाई किया गया है, जहाँ शैलजा और सुरजेवाला द्वारा यहाँ जो गुट देखे जा रहे थे, एक तरफ ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस एक हो गई है, एक मंच से बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काफ़ी एक मंच से की गई अब की बार, लेकिन कैंडिडेट को लेकर क्या लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कुमारी शैलजा एक बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन है। और क्योंकि ये जो चुनाव है, बड़ौदा का उपचुनाव को नहीं देख रही शैलजा, वो देख रही है अगला विधानसभा चुनाव 2024 का। और उसके दृष्टिगत जहाँ उन्होंने अपना एक लोहा मनवाया, टिकट बदलवा के, टिकट कटवा के, और भूपेंद्र हुड्डा की टिकट कटवा के जहाँ उन्होंने अपना लोहा मनवाया, और वहाँ वो केंद्रीय नेतृत्व को ये भी एक इशारा देना चाहती है कि यदि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि मेरा गढ़ है बड़ौदा, और उसके वो अपने गढ़ का होने का दावा करते हैं, तो वहीं से उन्होंने 2 बार अपने चचेरे भाई को वहाँ से विधायक बनवाया। जब उनका इतना वजन है और इतना राजनीतिक उनका वजूद है, तो फिर वो इंदुराज को भी जिता सकते हैं। यदि इंदुराज किसी सूरत नहीं जीत पाए तो शैलजा को कहने का मौका मिलेगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पसंद का उम्मीदवार था तो वो जिताते रहे, उनका चचेरा भाई था तो जिताते रहे, और आज ये पार्टी का कैंडिडेट उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ तो उन्होंने इसमें दिलचस्पी नहीं ली। तो देखा जाए, ये भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी एक परीक्षा की बात है कि क्योंकि वो आने वाली जो राजनीति है वो कांग्रेस की, और वो पास से जो शैलजा है वो फेंक रही है वो, और वो इस समय तक तो हुड्डा के खिलाफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब गुटबाजी साफ तौर पर देखी जा सकती है? जी बिल्कुल, गुटबाजी देखी है। गुटबाजी में तो अगर हम देखें तो कांग्रेस का उम्मीदवार तो कपूर सिंह नरवाल को ही होना चाहिए था। जिस प्रकार से 2 दिन पहले कांग्रेस में उनको ज्वाइन करवाया, उनका झंडा बदलवाया, और वे संकेत भी हो गया था कि कांग्रेस पार्टी कपूर सिंह नरवाल को टिकट देगी, हुड्डा ने कह भी दिया था, और ये भी लोगों में प्रचार था कि कैंडिडेट वही होगा जो हुड्डा चाहेंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो जाहिर है कि गुटबाजी है। तो अब क्या लगता है कि जहां दावा यहाँ पर इनेलो पार्टी कर रही है, अभय सिंह चौटाला का हाल ही में बयान आया था, उनका ये कहना है कि वो कपूर सिंह नरवाल से बातचीत करेंगे, व्यक्तिगत तौर पर वो फ़ोन पर बातचीत करें या मिलकर के बातचीत करें कि वो अपना नामांकन उठाकर, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने उसे धोखा दिया है और वो
अपने घर फिर से वापसी कर सकते हैं और जो कैंडिडेट उन्होंने उतारा है उनका वो समर्थन करें? जी, मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो इनेलो में वापसी करेंगे, क्योंकि उसके राजनीतिक कारण है जितेंद्र जी। क्योंकि कपूर सिंह नरवाल एक बात को सोचेंगे कि यदि मैंने राजनीति भी करनी है तो मैं इनेलो की राजनीति क्यों करूँगा, क्योंकि उन्हें इनेलो की राजनीति में अपना कोई भविष्य नज़र नहीं आएगा। जबकि भाजपा में अगर वो वापसी करते हैं तो उनके सामने राज का एक आकर्षण है, इसलिए अगर वो रहेंगे तो भाजपा में, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुमान है कि वो भाजपा में रहेंगे या फिर वो निर्दलीय रहकर अपना वजूद दिखाएंगे। तो यहाँ बलराज कुंडू भी यहाँ पर जो है समर्थन में उतरे हैं कपूर सिंह नरवाल की, और दूसरी तरफ बलराज कुंडू इससे पहले जो पंचायत की गई थी किसानों द्वारा, और उसमें भी उन्होंने कहा था कि कोई हमें प्रत्याशी इस पंचायत से दे, उनका वो समर्थन करेंगे और उन्हें चुनाव भी लड़वाएंगे। लेकिन अब नहीं आया तो उनका यहाँ पर विरोध भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की चाल है, और उन्होंने जो वीडियो सामने आ रही है उसमें उनको बीजेपी का दल्ला भी बताया। इस तरह की ये बातें सामने आई, तो इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, क्या लगता है कि यहाँ कपूर सिंह नरवाल को यहाँ समर्थन देने के बाद बलराज कुंडू का कितना वजूद मानते हैं? देखिए, बलराज कुंडू या फिर वो अपने अलग से राजनीति जहाँ चमकाना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने जितेंद्र जी। बलराज कुंडू हैं, दरअसल वे बहुत ही महत्वाकांक्षी नेता हैं। उनकी राजनीति की शुरुआत भाजपा से हुई थी, और वे हमेशा जो वहाँ के मंत्री मनीष बत्रा रहे, तो उनके साथ रहकर उन्होंने अपनी राजनीति ABCD वहीं से सीखी, और काफ़ी बिजनेस जो उनका डेवलप हुआ वो भाजपा के साथ रहकर भी उनको काफ़ी इसका लाभ मिला, ऐसा सुनने में आता है उधर जो लोग कहते हैं। और महम में भी अगर वो जीत पाए तो एक उनके प्रति हमदर्दी देखने में आई, क्योंकि लोगों ने देखा कि शमशेर सिंह खड़गड़ा को टिकट मिला तो उन्होंने उसको एक सहानुभूति एक अर्जित की और वो विधायक बन गए। लेकिन विधायक बनने के बाद अगर वो मंत्री बन जाते तो वो शायद उसमें रहते, भाजपा में रहते। लेकिन जब उन्होंने देखा कि महत्वाकांक्षा यहाँ पर पूरी नहीं हो रही है तो उन्होंने बगावत की और अपना अलग वजूद कायम करने की कोशिश की। और मुझे लग रहा है कि वे रोहतक में, जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना ये मानते हैं कि रोहतक का मैं चौधरी हूँ, मेरे सिर पर पगड़ी है, तो वो अपना गढ़ मानते हैं उसको। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बलराज कुंडू उस भूपेंद्र हुड्डा को भी एक चुनौती पेश करना चाहते हैं, और जो बड़ौदा में जो अपना अलग वजूद वो दिखाना चाहते हैं कपूर सिंह नरवाल को समर्थन देकर। उनका मकसद अपने आप को, अपनी छवि को उभार कर और ये दिखाने का कि मैं अब मेरा अपना एक अलग वजूद है, मेरा एक बड़ा जनाधार है, जबकि वास्तव में बड़ौदा में उनका कोई जनाधार नहीं है। महज इतना भर है कि वहाँ पर कुंडू गोत के कुछ 1-2-4 गांव है, अदरवाइज उनका कोई लगता नहीं है कोई वहाँ पर वजूद हो। तो ये जो स्टार प्रचारक में तमाम सांसद शामिल किए गए हैं, पूर्व में जो मंत्री रहे वो यहाँ शामिल किए गए हैं, जो है मुख्यमंत्री के भी वहाँ दौरे रहने वाले हैं, तो क्या लगता है इस तरह से यदि योगेश्वर दत्त यहाँ से निकलते हैं, नहीं निकलते हैं, भविष्य के गर्भ में है, लेकिन भविष्य की राजनीति को लेकर बड़ौदा उपचुनाव में किस तरह से स्थिति रहने वाली है? क्योंकि एक तरफ हुड्डा का यहाँ पर गढ़ बताया जाता है और ये उपलब्धि के लिए यहाँ पर जो है कोशिशें कर रही है भाजपा। यदि नाकाम रहती है तो क्या स्थिति है कि आगे जो 3 से 4 साल भाजपा सरकार है वो उस पर कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए, जो जहाँ तक योगेश्वर दत्त की बात है, योगेश्वर दत्त जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, पिछली बार भी थोड़े वोटों से, ज़्यादा वोट से नहीं वो हारे थे, थोड़े वोटों से वो हारे थे। और योगेश्वर दत्त का जो एक प्रचार का अभियान है वो काफ़ी दिन से चला रहे हैं, और उसमें वो यही हर गांव में जाते हैं तो ये कहते हैं भाई पहलवान की तो कोई जात नहीं होती, पहलवान की तो कुछ नहीं होती भाई, खिलाड़ी हूँ मैं तो इस तरह की बात करके वे लोगों के मन में क्लिक करने का वो एक प्रयास कर रहे हैं। और क्योंकि देखिए, जहाँ तक अगर हम ग्रामीण एक अंचल की बात करें तो वहाँ पर खेलों को बड़ा महत्व दिया जाता है, विशेष तौर पर कुश्ती गांव का एक जुनून होता है, और यदि कोई पहलवान उनके बीच में आता है, वहाँ के युवा वर्ग भी उनसे अट्रैक्ट होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर जिस प्रकार का जो आज
आज के समय में नामांकन के बाद तो वो सोचना पड़ेगा, उसके बाद भी सोचना पड़ेगा, लेकिन आज के समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि योगेश्वर दत्त का कुछ ज़्यादा इनके अपेक्षा ज़्यादा वजन मुझे नज़र आ रहा है। तो फिलहाल यहाँ जो है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियाँ तेज हैं, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने इसको गढ़ को बचाने के लिए यहाँ जद्दोजहद करते नजर आएंगे। वहाँ कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पूरे हरियाणा के पूर्व में मंत्री, मौजूदा वर्तमान सांसद और प्रदेश अध्यक्ष जो संगठन की टीम है, वो स्टार प्रचारकों की यहाँ पर लिस्ट जारी की है, उनका दौरा रहने वाला है। दूसरी तरफ समय बहुत कम है और ऐसी स्थिति में क्या भाजपा इसको उपलब्धि में बदल पाएगी या फिर हुड्डा इस अपने गढ़ को बचा पाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ जहां ये माना जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी पसंद का जो उम्मीदवार था वो डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल थे, और ऐसे में यहाँ पर इंदु नरवाल को मैदान में उतारा गया है, तो कहीं ना कहीं अब खेमेबाजी की भी बातें और चर्चा काफ़ी गर्म है। तो दूसरी तरफ एक बात और कहना चाहेंगे कि जहाँ प्राण जी यहाँ बरवाला से जो यहाँ जोगीराम सिहाग हैं जेजेपी के विधायक, उनको चेयरमैनी दी गई थी। यहाँ जो दबाव की स्थिति में यहाँ जेजेपी ने अपना यहाँ पक्ष रखा था, 5 चेयरमैनी यहाँ पर ली है, क्योंकि लगातार ये असंतुष्ट जो विधायक जेजेपी के नज़र आ रहे थे, तो यहाँ कोशिश की गई है, तो वहाँ पर उन्होंने इस पद को ठुकराया है। इसका भी पूरे हरियाणा में चर्चा है कि ऐसे में जो किसानों की बातों को रखने में उन्होंने जो समर्थन दिया और यहाँ पद ठुकराया है, तो इसका कहीं ना कहीं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर किस तरह के कनेक्शन में देखते हैं आप? क्योंकि यहाँ पर अभय सिंह चौटाला द्वारा उनका स्वागत किया गया है और उन्होंने उनको ये भी कहा है, धन्यवाद दिया कि बधाई देता हूँ कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। देखिए, जहाँ तक जोगीराम सिहाग की बात है, जोगीराम सिहाग तो बहुत दिन से जज्बा से नाराज़ थे और मंत्री की उनकी एक जो महत्वाकांक्षा है काफ़ी दिन से वो देखने में आ रही थी, और उसको ही एक कवर करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए ही और उनको चेयरमैनी का पद दिया गया था। तो अगर वो नाराज़ हैं तो किसान आंदोलन में भी नाराज़गी जो उनकी आई, या जो इस चेयरमैनी मिलने के बाद भी जो नाराज़गी आई, तो ऐसा राजनीतिक हल्के में तो यही संदेश आ रहा है कि दरअसल वे बनना तो वे लेना तो ज़्यादा चाहते हैं, उन्हें मंत्री पद मिले या दूसरा कोई और अच्छा लाभ का पद मिले, तो अभी तो उनको ये देखा जा रहा है। बाकी जो लोग जो इस बड़ौदा उपचुनाव में मुझे लगता नहीं कि इस उनके रिज़ाइन करने से या इस पद को स्वीकार करने ना करने से उनको कोई लाभ होने वाला, बड़ौदा उपचुनाव में किसी को फ़ायदा या नुकसान होने वाला ऐसा लगता नहीं है। तो यह चुनाव किस तरह से देखते हैं कि इसके बाद यदि यहाँ कांग्रेस जो मैदान को जीत कर ले जाती है या बीजेपी मैदान को जीत के ले जाती है, क्योंकि हाल ही में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया था कि इस चुनाव से कहीं ना कहीं जो जनता के सवाल पूछे गए कि यह चुनाव यदि सरकार की तरफ जाता है तो वो विकास कार्यों को लेकर के लोग इस तरह से सरकार के साथ जुड़ना चाहें, या फिर आप इसको साख का सवाल मान रहे हैं, या जब जीतते हैं तो इससे क्या सरकार पे क्या प्रभाव पड़ेगा सरकार की, क्योंकि सरकार पर पूर्ण बहुमत है, क्योंकि गठबंधन के साथ वह चुनाव में अभी फिलहाल उतर रहे हैं और गठबंधन के साथ सरकार चल रही है, तो क्या लगता है? वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना था कि हम सरकार की चूलों को हिलाने की जो कुर्सी है उसको हिलाने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं, और इसके बाद यदि कांग्रेस सत्ता में यहाँ सीट जीतती है तो यहाँ निश्चित तौर पर भाजपा की जो कुर्सी हिल जाएगी। देखिए, मैं एक संदर्भ देना चाहूँगा यहाँ जो आपके सवाल पर मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अभी एक बयान उन्होंने कार्यकर्ताओं के समक्ष दिया था कि चुनौती तो ये कांग्रेस के लिए है, क्योंकि कांग्रेस वहाँ पर 2 बार अपना एमएलए बना चुकी है, तो इस सीट को फिर से जीतना चुनौती उनके लिए है। भाजपा के लिए तो ये अवसर है। भाजपा अभी तक यहाँ पर अपना कोई आज तक उनका खाता नहीं खोल तो पाई, इसलिए भाजपा उसे अवसर मानती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री की बात है इसे वो अवसर के तौर पे ले रहे हैं। कल को वो ये कहने वाले हैं, अगर मान लीजिए जीत गए
तो हमने अवसर को हमने भुना लिया। हार गए तो भाई ये सीट तो कांग्रेस की थी, इसलिए कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है इससे। हालांकि वे एक जैसे वो उनका एक नारा भी था, कोरोना था तो वो कोरोना के संदर्भ में कि भाई आपदा को एक अवसर बनाना है, तो जो इनके ऊपर ये आपदा पड़ी है तो एक अवसर के तौर पे ये भाजपा इसको ले रही है। तो बाकी आगे तो वहाँ के मतदाता फैसला करेंगे। आखिरी सवाल के साथ फिर इस प्रोग्राम को हम ख़त्म करने वाले हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो सुरजेवाला और शैलजा जो एक तरफ दिख रही है और जहां दूसरी तरफ इस 2024 के चुनाव को लेकर यह रणनीति तैयार की जा रही है, क्या लगता है? बिल्कुल ये मुख्यमंत्री की लड़ाई है। उपचुनाव तो एक उनका एक माध्यम है, साधन है। ये मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस उपचुनाव में शैलजा और सुरजेवाला भूपेंद्र हुड्डा को कमज़ोर करना चाहेंगे। वो ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए कैंडिडेट जीत गया तो शैलजा के नेतृत्व में जीत हो गई, हार गया तो भूपेंद्र हुड्डा ने हरवाया क्योंकि उसकी पसंद का कैंडिडेट नहीं था। तो इस तरह की उठापटक जो है ना अभी से उसके आसार और बनते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये शैलजा और सुरजेवाला जी और हुड्डा ये तीनों ही मुख्यमंत्री इस बड़ौदा के माध्यम से मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत आपका आभार, आपने हमें समय दिया और स्टूडियो में आप शामिल हुए, इस चर्चा में शामिल हुए। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहां बड़ौदा विधानसभा चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर लगातार जो सरगर्मियां तेज हैं, तमाम पार्टियों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं, उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 3 तारीख को किस तरह से जनता का रुख रहने वाला है और 10 तारीख को क्या निर्णय रहने वाला है। इस तमाम उपचुनाव पर हमारी नज़र रहेगी और रोजाना इस तरह से ही हम आपके बीच हाजिर होंगे नए मेहमान के साथ। बहरहाल जाट बहुल्य विधानसभा क्षेत्र में जहां योगेश्वर दत्त को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, तो दूसरी तरफ इंदु नरवाल कांग्रेस द्वारा जो है अपना कैंडिडेट घोषित किया गया है। तो दूसरी तरफ जोगिंदर मलिक पर उन्होंने इनेलो द्वारा जो है दाव खेला गया है। अब किसका दाव किस पर भारी पड़ने वाला है? बहरहाल राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बने रहे सिटी तहलका के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।